और हाँ मियाँ, हाल चाल बढ़िया। चलिए मिलते रात की बैठक पे। सो हेलो एंड वेलकम टू बीकेबी टॉक्स भोपाल की बातें पॉडकास्ट। एंड आज हमारे साथ हैं जनाब नासिर इस्लाम साहब, जो कैंडिडेट हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है केक। बिल्कुल। तो नासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप पॉडकास्ट में आए। और जरूर नवाज भाई, मैं चाहूंगा मुज्जी मियाँ इसको अब आगाज करें इस पॉडकास्ट का। बिल्कुल साहब। मैं भाई जैसे कि सबसे पहले ही क्वेश्चन जो पूछता हूँ मोस्टली किसी से भी मिलके, तो वो ये होता है इंसान के बारे में जानने का। तो जो सबसे पहले मतलब जो मैं जानना चाहूँगा वो ये है कि नासिर इस्लाम कौन है। नासिर इस्लाम वो है जिसने शहर की खिदमत के अंदर अपनी ज़िंदगी के 25 कीमती साल गुजार दिए। नासिर इस्लाम वो है जिसके दादा ने इस शहर के अंदर सबसे पहले बिजली का काम किया था, और मेरे दादा मुझे फ़ख्र से कहना पड़ रहा है कि ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ हिज टाइम्स इन not only in Bhopal या मध्य प्रदेश, he was the most educated person of India. He comes in those lines. और he was educated in Oxford, Wisconsin, Toronto. इसके अलावा मेरे दादा ने कहीं जगह, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे खिदमत करी, और भोपाल को सबसे पहले बिजली देने वाला मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरे दादा थे, इस्लामुल हक साहब मरहूम। मेरे वालिद ने भी इस शहर को बहुत खिदमत दी। मेरे वालिद भी बैंक के जनरल मैनेजर थे, और उससे उन्होंने हम लोगों ने उससे ज़िद करके उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दिलवाया। इसके बाद मैंने इसी शहर के अंदर तालीम हासिल की। मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट का स्टूडेंट रहा शुरू में 2nd क्लास तक। उसके बाद मैंने शिशु विहार के अंदर वो ली, और उसके अपनी तालीम हासिल की। कैम्ब्रिज में रहा, सेफिया कॉलेज भी 1 साल पढ़ा, क्योंकि मैं लास्ट था 11th का एग्ज़ाम देने वाला। और उसके बाद मेरी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में कंप्लीट की मैंने, और केमिस्ट्री के अंदर मैंने BSc ऑनर्स किया। और इसके बाद मेरी सियासी, और क्योंकि हमारे ख़ानदान की फितरत है और ये रही है कि अक्सर हमने कोशिश की है कि खिदमत कर सकें लोगों की, लोगों के काम आ सकें, लोगों के दुख दर्द को बांट सकें, और उसी के अंदर मैं लग गया। और 25 साल मेरे शहर के अंदर खिदमत में है। मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट 2000 से लेकर 2011 तक रहा। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के अंदर सचिव भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, स्पोक्समैन भी रहा, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रहा, राहुल गांधी जी की टीम में भी काम किया। और उन्हीं सब चीज़ों का सिलसिला मुझे 2-3 बार लगातार मिला, क्योंकि मैं राहुल जी के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गया था। जो ये नेता गवारा नहीं करते, इनको बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन कुछ वजूहात, और वो वजूहात खाली नासिर इस्लाम से जुड़ी नहीं है बल्कि शहर से जुड़ी हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ के और मैंने अब फैसला लिया कि जनता की आवाम की लड़ाई को मैं निर्दलीय लड़ूंगा और बीच में आके लड़ूंगा। नाइस भाई। जैसे कि मतलब आपकी लाइफ में एक एजुकेशन का बहुत मेजर रोल रहा है, तो व्हाट विल यू डू फॉर द यूथ एजुकेशन, जो अगर आप इंशाल्लाह आने के बाद जो मतलब जो आपका विधायक वो है उत्तर 150 की जो यूथ है उसके एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, आपके कुछ सोचा हुआ है? देखिए, खाली उत्तर 150 यूथ की बात नहीं है, बल्कि पूरे भोपाल शहर की बात है। आज एजुकेशन के अदारे जो हमारे शिक्षा के मंदिर थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, या ये कहेंगे हमारे तालीम जहाँ तालीम हासिल करते थे बच्चे, वो जो जगहें थीं, आज धीरे धीरे करके षड्यंत्रों से, और मैं तो ये कहूँगा कि उसके पीछे बहुत बड़े मंसूबे हैं, वो करके ख़त्म कर दिए गए। मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा और शहर का ध्यान लाना चाहूँगा कि आप अच्छी तरह वाकिफ़ है कि सुल्तानिया स्कूल हमारी माएँ बहनें, हमारी बच्चियाँ पढ़ा करती थीं, किस तरह उसको ख़त्म कर दिया गया। मेरा इशारा रहेगा बाबी अली स्कूल, किस तरह उसकी तबाही कर दी गई। आज देखिए आप किस तरह ये स्कूल बुरी हालत के अंदर है। आप देखिए कस्तूरबा कॉलेज खंडर बन के खड़ा है सामने, और एक फ्लैट के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया गया और उसको ख़त्म कर दिया गया। आप आगे आते हैं तो बेनज़ीर कॉलेज देखिए आप, कहाँ ख़त्म, दैट्स ऑल। उसके बाद आप बात करें कैम्ब्रिज स्कूल, आप में से कई बच्चे पढ़े होंगे, मैं समझता हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, 1 साल 2 साल मैंने भी तालीम हासिल की। लेकिन आज कैम्ब्रिज किस उससे गुजर रहा है? जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, कैम्ब्रिज की लंदन की ब्रांच हुआ करती थी किसी ज़माने में, नवाब साहब यहाँ लेके आए थे। आप देखिए आज मॉडल स्कूल जो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स था इन ओल्ड भोपाल, आज खंडर बना दिया उसको, और उसके
उसकी जगह की भी लीज करा ली लोगों ने। आप देखिए उबैदिया स्कूल, रशीदिया स्कूल, जहांगीरिया स्कूल, आप बात करिए निर्मल मीरा स्कूल, आप बात करिए सुलेमानिया, वहीदिया, रशीदिया, MHK टेक्निकल, आफ्टर दैट आप बात करिए काजी कैंप के स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की, आप ईदगाह के गवर्नमेंट, यानी कुल मिला के ये है कि ये मंसूबा है कि हमारे बच्चों के और हमारी बच्चियों के हाथ से कलम और किताब छीन ली जाए, जो मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। यही सबसे बड़ी वजूहात है जिसके लिए मैं इलेक्शन लड़ने खड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन अदारों को फिर से कायम करने के लिए एक विज़न होना चाहिए, एक आपके पास प्लान होना चाहिए, अच्छे शिक्षक हों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और ये सब चीज़ें फिर से एक बार कायम हो सकें ताकि बच्चों के हाथ में कलम आए। आज नौजवान भटक रहे हैं, आज लोग गुमराह हो रहे हैं, आज शहर के सिलसिले बर्बादी के जो हैं वो यकीनी तौर के ऊपर इसलिए है कि उनको तालीम नहीं मिल रही है। आगे पूछिए। जैसे कि आपने बोला आज नौजवान भटक रहे हैं और उनको तालीम नहीं मिल रही है, तो भोपाल के नौजवान अगर आपने नोटिस करा हो तो उन लोगों का एक फ्यूचर प्लान्स अगर पूछो तो या तो चाय की टपरी डाल लेंगे या अपन ढाबा डाल लेंगे, अब्बा का काम चल रहा है, ये सारी चीज़ चल रहा है। तो इन लोगों को फील्ड्स ही नहीं मालूम है कि और कितनी फील्ड्स हैं जहाँ अपन काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इन तक रोजगार पहुँचाने का मतलब रोजगार के लिए इनको कैसे जागरूक किया जा सकता है? देखिए मैंने सबसे पहले ये कहा कि एक बहुत बड़ा मंसूबा है शहर के साथ और ख़ास तौर से नौजवान इस शहर के बच्चों के साथ कि इनके हाथ से कलम छीन लो, इनके हाथ से किताब छीन लो, ताकि इनके अंदर सोचने की ताकत ख़त्म हो जाए। इनको ये समझ में नहीं आना चाहिए कि ये कमाएं कैसे, ये खाएं कैसे, इनके सोसाइटी में जाएं कैसे, बाहर कैसे काम करें। बाहर ये आज मेरा बच्चा भी इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर उसने M.Tech किया है और वहाँ पे वो डेटा साइंटिस्ट का उसने वो किया है। मैंने प्राथमिकता दी और कोशिश करी कि मेरे साथी और मेरे शहर के बच्चे किसी तरह पढ़ सकें। उसकी वजूहात हैं, जब बच्चा पढ़ेगा, बच्ची पढ़ेगी, बहन पढ़ेगी, माँ पढ़ेगी तो पूरा कुनबा पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जो शहर के अंदर बदलाव आते हैं, जो तरतीबें होती हैं। अरे मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा कुरान मजीद शुरू ही इकरा से हुआ, पढ़ो। पहला ही जो नाजिल हुआ वो लफ्ज़ ही इकरा था। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि तमाम बच्चों, माँ बाप से कि किसी भी जद्दोजहद से अपने बच्चों को पढ़ाओ और तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम दिखना चाहिए, किताब दिखना चाहिए। ये बहुत बड़ा मंसूबा है और बड़े शर्म के साथ इस बात को कहता हूँ कि RSS के और BJP के इस मंसूबे में कुछ हमारे लोग भी शामिल हो गए और ये सब तबाहियाँ फैल गई। भाई जैसे आपने एंड में ये कहा कि कहीं ना कहीं ये BJP RSS की साजिश भी है कि यूथ को जो है इन सब चीज़ों से हटाएं, ये सारी चीज़ें रही हैं इनकी। और आपने एजुकेशन के बारे में भी बात करी, पुराने स्कूल्स के बारे में बात करी, इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करी। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी ले जाना चाहूँगा और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके क्या है आपकी राय? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत मुकम्मल सवाल है और मैं तो आप जैसे नौजवानों को सलाम करता हूँ कि आप इतनी अच्छी सोच के साथ शहर के अंदर बात कर रहे हैं। दोनों, एक ने एजुकेशन की बात करी, अगले ने मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करी और दुआ करता हूँ कि आप जैसे नौजवान खूब कामयाब हों। और देखिए बात यह है कि शहर के अंदर एक और मंसूबा है और मजमूई तौर पर इस मंसूबे को इम्प्लीमेंट किया गया है। याद दिलाना चाहूँगा JP अस्पताल, DIG बंगला चौराहा, 1000 से 1200 OPD के मरीज रोज़ उसके अंदर OPD में आया करते थे। आज उसकी व्यवस्थाओं को छीन लिया गया, आज उसकी मशीनरी को गायब कर दिया गया, आज अच्छे डॉक्टर्स को वहाँ से हटा दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज 200 लोग नहीं जाते हैं, आज फ्री दवा मिलना बंद हो गई, सबके प्राइवेट क्लिनिक्स और सबके प्राइवेट वो हो गए। लेकिन जो हुक्मरान बैठा है, जो यहाँ की जिसको लोगों ने अपना निगराह बनाया है, जिसने लोगों ने जिसको अपना चौकीदार बनाया है, उसका फ़र्ज़ होता है कि जाकर देखे, कभी तो देखे, हफ्ते में देखे, महीने में देखे, साल में देखे। अरे कोई ध्यान देने वाला नहीं, तबाह हो गया वो JP अस्पताल। इसी तरह से मास्टर लाल सिंह की धज्जी उड़ गई और सबसे बड़ा सरमाया इस गैस पीड़ितों का, इस भोपाल के और मेरे गरीब बहन भाइयों का और मेरे मध्यम वर्ग के भाइयों का और मेरे इस शहर के दूसरे लोगों का यकीनी तौर के ऊपर भोपाल हॉस्पिटल के साथ जो षड्यंत्र करके उसको ख़त्म किया गया। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल फील्ड का, उसको किस षड्यंत्र के साथ ख़त्म कर रहे हैं आप? और आखिर ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मेरी बात याद रखना,
जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनसे भी कहीं ना कहीं लोगों का हाथ मिला है। अरे ये 15 और 20% पे काम करते हैं, तुम्हारे माँ बाप की जब तबीयत खराब होती है, दादा दादी की तबीयत खराब होती है, पड़ोसी की, दोस्त की, किसी की भी तबीयत खराब होती है, तो उस पर भी 15 और 20% का हिस्सा लग जाता है। कार्डों के माध्यम से किस तरह से भ्रष्टाचार फैला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस सब के ऊपर सख्त नजरें होना चाहिए। कैसे गुमराह हो सकता है, कैसे कोई मजाल कर सकता है। अगर आपका जो आपने रिप्रेजेंटेटिव अपनी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में पहुंचाया, उसके सवाल होना चाहिए, उसके पास ये एहसास होना चाहिए कि मेरे शहर के लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए टैक्स जमा करते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज उन्हीं के टैक्स से मिल रही है, कोई दान में नहीं दे रहा है, किसी का उपकार नहीं है, किसी का एहसान नहीं है। हम टैक्स जमा करते हैं, उसके बदले में सुविधा मिलती है, और उस सुविधा को 15 और 20% के नाम पर आपस में बांट दिया जाए तो इससे बड़ी खराब बात क्या हो सकती है। और उस पैसे का इस्तेमाल ज़मीन खरीदने में, बिल्डिंगें बनाने के अंदर किया जाए तो मैं तो लानत भेजूंगा ऐसे पैसे पर भी और ऐसे अमल करने वालों पे भी। एक वादा ज़रूर करता हूँ, आप दोनों याद रखिएगा आप लोग, और मैं आपको खुली इजाज़त देता हूँ, अगर इस फील्ड को मैं अच्छा ना कर सका तो यकीनी तौर के ऊपर आपके सवाल मेरे खिलाफ होना चाहिए। आप मुझसे सवाल करें, आप मुझे किसी तरह कहीं ना छोड़ें, और शहर की जनता भी कहीं ना छोड़े अगर मैं इन सब चीज़ों को दुरुस्त ना कर सकूं। ये तो सच्चाई और ईमानदारी की लाइन है साहब। ज़रा से कोशिश करेंगे तो सब चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। एक बेईमान का दिल बड़ा छोटा सा होता है, अगर ईमानदार बीच में आता है तो 100 बेईमानों के दिल बुझ जाते हैं। मजाल नहीं है कि कैसे बेईमानी करने हो। बेशक भाई भाई, जिस तरीके से आपने अपनी विजन और आइडियोलॉजी बताई इन सब चीज़ों को लेके, और आप क्या करेंगे, आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेके, तो आइडियोलॉजी की मैं बात करूं तो हमेशा से हम देखते आए हैं आपको बचपन से। आइडियोलॉजी आपकी कांग्रेस की तरफ रही है, उनकी आइडियोलॉजी को आप मानते हैं, ये है। बट मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये आइडियोलॉजी कांग्रेस की रखने के बावजूद आप निर्दलीय क्यों खड़े? देखिए, जहां तक आपके खुद के मसाइल हों, आपको फैसला लेने का हक होता है, अधिकार होता है। आप अपने मसले के ऊपर फैसला ले सकते हैं अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से पूछ के, अपने भाई से पूछ के, अपने बच्चों से पूछ के, अपने दोस्तों से पूछ के, अपने साथियों से पूछ के। लेकिन जहाँ शहर की तबाही की बात आ जाए, जहाँ शहर की वीरानियत की बात आ जाए, जहाँ पूरा शहर तबाह होता दिखे, जहाँ 30 साल के अंदर बर्बादियों का जखीरा बन गया हो, जहाँ चमन उजड़ गया हो, जहाँ हमारा गुलिस्तान तबाह हो गया हो, शहर पूरा चीख दिया हो, उसके अंदर नासिर इस्लाम ऐसी 100 कुर्बानियाँ देने को तैयार है। वजह यह है कि 30 साल के सिलसिले हमने देखे हैं। ये वोट 5 साल का नहीं है दोस्तों, याद रखना, यह अगले 30 साल का वोट है। तुम 30 साल के मुस्तकबिल को सोच के डालना, बच्चों के मुस्तकबिल की सोच के बाद इस वोट को करना है। इस शहर के इंतजाम को देखकर वोट करना है। इस शहर के नालों की, नालियों की, सड़कों की, इस शहर की तबाहियों को ध्यान में रख के वोट करना है। और याद रखना, आप लोग, मैं बुजुर्गों से ही कहता हूँ कि काफ़ी अपन लोग तो काफ़ी हद तक गुजार चुके हैं, लेकिन जो वो मासूम आने वाले हैं उनके साथ ये फिर ना हो। फिर जो चीज़ें हुई हैं शहर के अंदर, जो तबाही के सिलसिले चले हैं, आखिर क्या राज है कि 300 एकड़ ज़मीन, बिल्डिंगें, तमाम चीज़ें, और दूसरी तरफ शहर वीरान होता जाता है। एक तरफ बाग खिलते हैं, रंगीन फल लगते हैं, रंगीन फूल खिलते हैं, बड़े बड़े फार्म खुलते हैं, मुर्गियों के बड़े बड़े फार्म खुलते हैं, भैंसें पाली जाती हैं, कब्रिस्तान के शेडों के अंदर तमाम फैसिलिटीज ली जाती हैं, और इस शहर के नौजवान को बेरोजगार धक्का खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं इशूज के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूं। नासिर इस्लाम अपनी जाति आपके लिए ये चुनाव नहीं लड़ रहा। नासिर इस्लाम इस शहर के नौजवानों की, इस शहर के अंदर बेरोजगारों की, इस शहर के बच्चों के मुस्तकबिल का चुनाव लड़ रहा है। ये जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका चुनाव चिन्ह जो आपने बोला था, सिंबल जो है वो केक। जी हाँ है। तो केक क्यों चुना, मतलब केक की कोई इस शहर में नेक लोगों की ज्यादा संख्या है, इसलिए मैंने सोचा कि जहां पे इतने सारे नेक हो वहां पे केक होना जरूरी था। और केक कटेगा, पूरे शहर में बटेगा, पूरे शहर में बटेगा इंशाअल्लाह। ओल्ड भोपाल को लेके भाई क्या विजन है आपका? मतलब जैसे ओल्ड भोपाल है वो, उसको बहुत अलग डिफरेंशिएट कर दिया गया न्यू भोपाल, ओल्ड भोपाल से। कम से कम आपने मेरी बात को तस्लीम किया, शुक्रिया आपका। क्योंकि ओल्ड
भोपाल और न्यू भोपाल में आप जैसे मतलब पहले तो द लाइन ऑफ डिवीजन इज VIP रोड, हाँ, एग्जैक्टली द लाइन ऑफ डिवीजन इज VIP रोड एंड पॉलिटेक्निक। यस, यू गॉट माय पॉइंट, Different as soon as you cross. यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। पहले तो मतलब हम जैसे टीनेजर्स थे हम लोग अभी, Yes. तो टीनेजर्स को नहीं दिखता था, लेकिन अब तो क्लियर दिखता है कि पूरा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, Yes. जिसकी अच्छी चीजें सब उधर आ रही है। ओल्ड सिटी में जैसे कदीमी इमारतें हैं, Yes. पुरानी बिल्डिंग, Yes. को Yes. कोई देख रहा है, इकबाल मैदान टूटा हुआ है, यस, सब कुछ मतलब बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए कोई आवाज उठाने वाली नहीं है मेरे पास। नहीं मेरे दोस्त, मैंने इस आवाज़ को लगातार उठाया है, सड़कों पे घूम के उठाया है, धरनों के माध्यम से उठाया है। आप लोगों ने मेरी रैलीज कवर करी है, मैंने जनता की समस्याओं के लेकर उठाया है, चीखा हूँ उनकी सड़कों पर। लेकिन ऐसा पैक्ट है जो इतनी आसानी से नहीं टूट रहा था जब ही नासिर इस्लाम निर्दलीय बीच के अंदर आया। लोगों से 30 साल के अंदर विरोध का वाना निकला, शिवराज का शाना निकला, मोदी का माना निकला। आज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और तुम तो सबसे करीबी हो भारतीय जनता पार्टी के, तुम्हारे घर के अंदर तो कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें सीएम न तशरीफ लाएं कि उस मंच पे से खड़े होकर ये ना कहें कि सबसे करीबी दोस्त। और दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, एक बात याद रखना, ये बहुत बड़ा मंसूबा है, ये तुम्हारे शहर के साथ बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश से अब आने वाली नस्ल को बचा लो, आने वाली नस्ल को बचा लो, इन बच्चों के मुस्तकबिल को बचा लो। आपको याद होगा, मैं गौर साहब को श्रद्धांजलि देता हूं और खराज अकीदत पेश करता हूं, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन पूछना चाहता हूं उनके सबसे करीबी दोस्त कौन थे जनाब? आप लोग सबको मालूम है। उमाशंकर गुप्ता जी के सबसे करीबी यार कौन थे? आप सब जानते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर अभी जो मौजूदा थे, उनके सबसे करीबी दोस्त कौन थे? और शिवराज सिंह चौहान साहब तो वो उजड़े हुए इकबाल मैदान में खड़े होके गए, कह के गए कि मेरा यार, मेरा दोस्त और मेरा सबसे करीबी दोस्त। आखिर कौन सी सांठगांठ है? क्यों कोई जांच नहीं होती? क्यों कोई एजेंसी बीच में नहीं आती? क्यों आवाज नहीं उठाई जाती? क्या दिखता नहीं है ये मंसूबा? ये मंसूबा खुला हुआ है। यह मंसूबा हम जानते हैं किस तरह से चीज़ों को मिटाया गया है शहर की, और उसके अंदर साजिशों के अंदर शामिल रहे। अगर ना होते तो नासिर इस्लाम ने भी इस शहर की खाक छानी, गली गली घूम के विरोध का स्वर उठाया कि नहीं उठाया? ज़रूरत पड़ी तो कलेक्ट्रेट घेरा के नहीं घेरा, ज़रूरत पड़ी तो बिजली घर घेरा के नहीं घेरा, ज़रूरत पड़ी तो नगर निगम के अंदर अपने शहर के लोगों की आवाज़ को बुलंद किया कि नहीं किया, रोका कि नहीं रोका इन लोगों को गलत काम से। लेकिन दोस्तों, बात तो यह है कि जो लोग खुद ही साजिशों में शामिल हो गए हों, वो तबाहियों के सिलसिलों के अलावा सिर्फ ज़मीनें बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ 300 एकड़ ज़मीन, ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया जानती है। यहाँ ईदगाह हिल्स है, वहाँ जाके देख के आना। जो साहब को ज़्यादा समझ में ना आती हो, 1.5 करोड़ का पुल बनाया हाकिम वक्त ने अपनी 5 बिल्डिंगों तक जाने के लिए। क्या और पूछना चाहोगे, क्या और समझना चाहोगे जनाब? आप ये देखिए, नादरा बस स्टैंड को ख़त्म करके अपनी गोद में रख लिया और 72 दुकानें अपने ख़ानदान में बांटने के लिए बना लिए। अरे कहाँ गए तुम्हारे हक? मैं पूछना चाहता हूँ, जो सरकारी नौकरी निकली मेरे शहर के नौजवानों ने क्यों ना करी? वो इलाहाबाद से लोग क्यों करने आए? सवाल है मेरा। है किसी के पास जवाब? और हो तो उसको बुलाइए, यहां पूछिए और देखूं तो मैं कितनी हिम्मत है इनके अंदर, इन भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के अंदर, इन आरएसएस से मिली भगत करने वालों के अंदर। आप बुलाकर पूछिए इनसे और जवाब लीजिए इनसे, आखिर इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिससे इस शहर के अंदर खुशहाली, हरियाली और विकास हो गया। भाई, जैसे आपने ये सारी बातें कही, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी का जब नाम आया है तो मेरे मन में एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं। जी, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। और बहुत मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जवाब सुनने मिलेगा जो मैं बिल्कुल पब्लिक से सुन रहा हूँ। बिल्कुल सवाल ये है यासिर साहब कि आप पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कितने निर्दलीय खड़े हुए हैं, उसमें से नासिर इस्लाम साहब भी हैं जो कांग्रेस से हट के खड़े हुए हैं। इस बार कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि आप पे आरोप जो है वो ये है कि बीजेपी, अरे खुल के कहिए आप, बीजेपी से आपके कुछ ना कुछ साठगांठ। बिल्कुल अच्छी, अच्छा, बहुत खूब सवाल पूछा है बेटा। और
अगर इसी तरह चलते रहे तो इस लाइन के अंदर ज़रूर कामयाबी मिलेगी, बहुत कामयाबी मिलेगी। इतनी साफ गोई से पूछना चाहिए आवाम की बात को। मैं जवाब देता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ उन ज़बानों से और उन मुँहों से कि ये बताओ, नासिर इस्लाम ने पिछले 3-4 साल के अंदर कौन सी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की धज्जियाँ नहीं उड़ाई? भारतीय जनता पार्टी के बिठाए कौन से कलेक्टर की कुर्सी ना हिलाई? भारतीय जनता पार्टी के बिठाए हुए कौन से डीआईजी कुर्सी नहीं हिलाई? कौन से थाने के अंदर दादागिरी करने वाले या हमारे शहर के बच्चों को के ऊपर वो करने वाले पुलिस की कौन सी कुर्सी नहीं पलट दी? देखिए, अगर ये तो नियत और मिजाज की बात है, ये तो नियत और मिजाज की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी को खदशा हाथ के पंजे से नहीं है भोपाल में, आज नासिर इस्लाम से क्यों है? ये मंसूबा है। हमेशा 30 साल से इसी बात से डराया गया। यही बात है वो कि भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाते हैं। दो बातें होती हैं शहर के अंदर। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे बहुसंख्यक समाज के हिंदू भाइयों को डराते हैं कि तुम पे मुस्लिम हावी हो जाएंगे और वोट हासिल करते हैं। दूसरी तरफ एक मौसूफ हैं जिनकी आज बढ़ती हुई जो चीज़ें आप दिखाई गिनाई मैंने, ये सब इसी डायलॉग के माध्यम से बढ़ाई हैं जनाब ने। यही खौफजद पैदा करने की कोशिश करी है हमेशा। अरे मेरे घर भी बहुत प्रोग्राम हुए, क्यों नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता? क्यों नहीं मैं इस तरह के, मेरे यहाँ कोई आपने देखा आज तक चीफ गेस्ट बना हुआ? मेरे ऊपर भी कई जांचें हुई, मेरे ऊपर भी कई केसेस लगे, लेकिन जनाब के गले में तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर खुला हुआ दिखता है साहब। नरोत्तम मिश्रा जी के घर जाते हैं जनाब, फलाने, राजनीति में ये सब होता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कांग्रेस के लिए अगर काम करते हो तो फिर फैंस क्लब कैसा? एक पैगाम मोहब्बत, 5 साल में 5 पैगाम मोहब्बत। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का अगर तुमने वामू से भा निकाला होता, विरोध का वाह निकाला होता, शिवराज का शाह निकाला होता, मोदी का मां निकाला, अरे नासिर इस्लाम ने इस शहर के हर कोने पे उठाया है और जिंदगी भर उठाएगा। किसी मजलूम की आवाज को दबने नहीं देगा, किसी जरूरतमंद की बात को हिलने नहीं देगा। लगाओ जितने इल्जाम लगाना है, लेकिन याद रखना, लूट चुके हो तुम। अली बाबा, तुम्हारे जो वो है उसके अंदर जंग चल गई है सिम पे कब्जा करने की। अरे घर के मसाइल तो सुलझा लो, दूसरे पर आरोप तो बाद में लगाना। इतना हौसला तो पैदा कर लो। अगर और इतना लूटने के बाद, इस शहर को तबाह करने के बाद शर्म नहीं आती कि खोटा सिक्का ढुलका देते हो शहर में? क्या ये चलाओ? कौन चलाएगा तुम्हारे खोटे सिक्कों को? नहीं चलने वाला, रिवायतों का शहर है ये भोपाल शहर है, कदीमी शहर है। इस शहर के अंदर हम पलते बसते हैं, हमारे खून पिलाए हैं हमने इस शहर को, हमारे खानदान ने इसके अंदर आहुतियां दी हैं। मेरे दादा को इस शहर के अंदर करंट लग के मौत आई है, मेरे दादा ने इस शहर को सबसे पहले बिजली दी है। मैं इलाहाबाद से नहीं आया हूं यहाँ, मैंने इलाहाबाद के लोगों को लाकर यहाँ नहीं बसाया है। मैंने किसी नगर बनाने के नाम पर लोगों पर जुल्म नहीं किए हैं, मैंने वक्फिया जायदादों पर कब्जे नहीं किए हैं, मैंने कब्रिस्तानों के शेडों को अपने गांव पे लगाकर भैंसे नहीं पाली हैं, मैंने यहाँ के मौलानाओं की, यहाँ के मुअज्जिब लोगों की अपने वक्फिया संपत्ति में बैठकर शहजादा बनकर या बादशाह बनकर बेइज्जतियां नहीं करी हैं। मैंने कोशिश करी है इस शहर के मजलूमों के काम आ सकूं, इस शहर की बहनों के काम आ सकूं, इस शहर की बेवाओं के काम आ सकूं, इस शहर के मजलूमों के लिए कुछ कर सकूं, इस शहर के गरीबों की आवाज उठा सकूं, इस शहर की आम लोगों की आवाज उठा सकूं। उसके बाद तुम जैसे कमजोर सिर्फ इल्जाम लगा सकते हैं। शहर में खुदा की कसम कोई नहीं, कोई मानेगा नहीं। नासिर इस्लाम जान तो दे सकता है। अरे जिसको मंत्री बनाया जा रहा था, जिसको तुम्हारे नेता सारे पद देने को तैयार थे, आइंदा बात करोगे तो मोबाइल खोल के दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कौन सा शीर्ष नेता जो तुम जिसके आगे घुटने टेक के गिड़गिड़ा रहे थे, नासिर इस्लाम ने उससे कहा कि नहीं बनना मुझे चेयरमैन, नहीं बनना मुझे राज्य मंत्री, मैं अपने शहर की लड़ाई को लड़ रहा हूं और पीछे नहीं हटूंगा। इसी शहर के अंदर पैदा हुआ हूं, इसी शहर में फख्र के साथ दफन होऊंगा। नजर नहीं झुकेगी मेरी औलाद की किसी के सामने, नजर नहीं झुकेगी मेरे साथियों की किसी के सामने, नजर नहीं झुकेगी मेरे किसी भी दोस्त की मेरे सामने, मेरे
भाई फख्र से उठाएंगे। और जनाब एक और बात बता दूं, इल्ज़ाम लगाने से ये पहले ये सोचना, नासिर इस्लाम का पर्चा उसका सगा भाई खुद दाखिल करके आया साथ जाके। नासिर इस्लाम के सगे भाई ने उसको हुक्म दिया, भाई ये चुनाव तो लड़ना है, अब कुछ हो जाए, फैसले गलत होते हैं, ऐसे सर झुका के नहीं बर्दाश्त किए जाते, इस तरह से कहीं खामोश नहीं बैठेंगे, भाई आप लड़िए, हम सब लड़ेंगे। ये होती है, ये है हमारी खानदानी रिवायत, ये सिखाया है हमारे खून ने हमको। हम वो नहीं है जो घर के अंदर झगड़े करें और बाहर शहर संभालने की बात करें। बिल्कुल भाई, ये तो मतलब अपन तो देखो हॉट टॉपिक पे हो रहे हैं आज में, ये तो मतलब माजरा चाहता हूं मैं को जज्बात के अंदर वो कर गया, लेकिन मैंने हकीकत को बयान किया। दोस्तों अपने दिल पे हाथ रख के देखिए। और आप दोनों बेटा बहुत समझदार बच्चे हो, और मैं तो अब देख कर ही आप लोगों का सब चीज़ें बड़ा वो हुआ हूँ, इम्प्रेस हुआ हूँ, और मेरी अगर किसी तेज बात कर गया हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ आप दोनों से। तो वो है ही, हमारा चैनल ही भोपाल की बातें, तो भोपाल में जो बातें होंगी वो दिखाना हमारा फर्ज है। और भोपाल में दिल की बातें ही कही जाती हैं। मेरा दिल खोल लिया, अब तुमने दिल खोल दिया मेरा, और मैं खोल लिया ज़बान भी खोल के। मतलब वो तो भोपाल की, लेकिन खुदा की कसम सच बोला है, झूठ नहीं बोलता नासिर इस्लाम। नियत के साथ चला है इस सफ़र के अंदर। नियत यह है कि शहर की खिदमत कर सकूं, जब ही मंत्री पद और तमाम राज्य मंत्री पद छोड़ें। कौन सा निर्दलीय, कौन सा क्या है जिसके पास इशू हो, ऐसे मैं पूछना चाहता हूं। उसके बाद देखिए 3 बातें होती हैं। सबसे पहले नियत का मवाजना किया जाता है, नियत को देखा जाता है। दूसरी बात ये होती है कि मेहनत उसके अंदर शरीक होना चाहिए। और जनाब जब कुर्बानी शरीक हो जाती है तो फिर फैसले आसमान से होते हैं। और जब फैसले आसमान से होते हैं तो याद रखना, नमरूद रहा, फ़िरौन रहा, कोई भी रहा, अल्लाह ने किसी भी जुल्म करने वाले को, बदतमीज़ी करने वाले को, अमानत में ख़यानत करने वाले को कभी नहीं छोड़ा। और हक़ के फ़ैसले की बात होगी। अगर मैं गलत हूँ तो मुझको दिखाएगा, और तुम गलत हो तो तुमको दिखा रहा है और दिखाएगा। भाई जैसे अपन मतलब बीजेपी की तो अपने बातें करी जैसे, बट जैसे अपन ही कर लीजिए, यही आलोक शर्मा जी मेयर रहते हुए क्या किया इन्होंने? मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो भाग जाते हैं। अरे भाई कोई फ्लाईओवर यहाँ भी बनवा देते, कोई पार्क यहाँ भी बनवा लेते, हॉकी की नर्सरी के अंदर एक ग्राउंड यहाँ भी कर देते, क्रिकेट का कोई मैदान यहाँ भी करा देते, कुछ तो करते जिसके बिना के ऊपर तुम लड़ने आ गए। और दूसरी बात यह, आपने सुना इनको वहाँ क्या कह रहे थे, ये मंदसौर के अंदर, नीमच के अंदर, अरे मियाँ तुम वोट डालने मत निकलना, क्या क्या कहा है वो। खैर आप बताइए, इस तरह की सोच रखने वाले आदमी, आप इस शहर को सिर्फ तकसीम करना चाहते हैं, यहाँ के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। और उसके अंदर पहले तो आप शरीक रहे आपके क्लोजेस्ट लोगों के साथ, लेकिन अब सामना ऐसा कर दिया, कुदरत ने के सामने हमने आ गए हो, तो अब तुम एक तरफ से ये लगे हो, उधर से वो लगे कि साहब बीजेपी नहीं जाए। अरे कोई कुछ नहीं आने वाला, अब तो केक कटेगा और भोपाल में बटेगा। वैसे तो वो बर्रू काट भोपाली बन के फिरते हैं, मैं बर्रू काट भोपाली हूँ। खैर अगर अपन कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की तो हो गई, तो बीजेपी की तो बात अगर करने बैठे तो अपनी जिंदगी खत्म हो जाएंगी, लेकिन उनकी गलती है गिना गिना के थक जाएंगे हम। कांग्रेस का भाई जैसे अभी ये हुआ है कि 230 सीटें बटी हैं कांग्रेस की तरफ से, जिसमें से मेरी नॉलेज के हिसाब से सिर्फ 2 ही मुस्लिम लीडर्स हैं के पास आई हैं। तो उस पर नहीं, 2 मुस्लिम लीडर्स नहीं है, 1.5 मुस्लिम लीडर है। जी बताइए। 1.5 मुस्लिम जो भी है वो आई है। तो उसमें जो आपने मतलब कोई मुद्दा उठाया कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस बेसिकली, मैं अगर एक बात बताऊं आपको, तो लोग बीजेपी वाले ऐसा कहते हैं, हम तो नहीं कहते, हमें मालूम है कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, बट आपको महसूस होता है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा कहते हैं, सांस घुटती है, सांस घुटती है उन लोगों के अंदर रहने में, जो फिलिस्तीन के अंदर इतने बड़े बड़े, इतनी जुल्म और ज़्यादती हो गई बच्चों के ऊपर, जो इजराइल के खिलाफ बोलने में डरते हैं। शर्म आती है उन लोगों के साथ रहने में, जो एक कौम के मकान टूटते हैं और उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, और वो कौम है जो 100% तुम्हें वोट देती है। शर्म आती है मुझे, ये उस जगह पे सांस घुटती थी मेरी, जहाँ पे मैनिफेस्टो के अंदर एक लाइन तुम नहीं लिखते हो इस कौम के लिए जिसके तुम्हें वोट चाहिए। अब जनाब आपको एक और बात बता दूं, मैंने अभी शायद कहा था जैन कम्युनिटी का आपके सामने। जैन कम्युनिटी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत अच्छे लोग होते हैं और बड़े ही शांति प्रिय लोग होते हैं। मैं बहुत पसंद करता हूं उनको, मेरे बहुत अच्छे संबंध भी हैं, मेरे साथ कई लोग पढ़े भी हैं साथ, तो मैं उनको बिल्कुल कतई तौर पे भी उनकी ये बात इसलिए नहीं निकाला। लेकिन 1% है वो समाज,
आपने 9 टिकट दिए उनको। सिंधी समाज है, हम तो पले बड़े सिंधी समाज में खेले कूदे, हमारे तो काका दादा चाचा सब कहते हैं हम घरों के अंदर, और वो लोग भी हम हमारे साथ उठते बैठते हमेशा से बचपन के साथ खेले। और मैं उनकी दिल आज़ारी के लिए ये बात नहीं कह रहा, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, जो लोग 0.5% हैं उनको भी 3 टिकट दिए आपने। बात इतनी आ जाती है जो 7 से 8% लोग हैं उनके अंदर आपने 1.5 टिकट दिया, एक पूरा एक आधा। तो आखिर ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी कांग्रेस है? किसके साथ खड़ी है? ये क्या समझते हैं? ये क्या सोचते हैं? ये हिफाजत करेंगे, ये हिफाजत करेंगे हमारी? अरे हमारा यकीन, हमारा एतबार तो ये है कि सिर्फ वो हिफाजत करेगा, उसकी शरण में है हम, उसके ज़ेर निगरानी और ज़ेर करम है हम, और वो ताकत सिर्फ हमारे अल्लाह की आसमानी ताकत है। तुम कहाँ गलत फहमी में पड़े हो? तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तुम क्या समझते हो? मुसलमानों की मजबूरी नहीं है, मुसलमान फैसला लेना जानते हैं, फैसला करना जानते हैं दोस्तों। लेकिन मैं एक बात कहूँ, मैं किसी विशेष वर्ग के लिए ये सब बातें नहीं कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं इस शहर के अंदर कौमी यकजहती हो, हिंदू मुस्लिम जुड़ कर रहें, साथ रहें, और मैंने हमेशा प्रयास किए हैं, मैंने सद्भावना रैलियां निकाली हैं, यहाँ पर सभी धर्म गुरुओं के स्वागत किए हैं, सभी समाजों में मेरी वो है। और एक और बात बता दूं, ऐसी फिरका परस्त पार्टी भी मुझे टिकट देना चाहती थी और मेरा चुनाव लड़ना चाहती थी जो एक तरफा वो होती, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए कि मैं शहर के अंदर मेरे तमाम हिंदू भाई भी हैं, दूसरे दीगर समाजों के भाई भी हैं, और मैं बहुत रिस्पेक्ट, और वो लोग मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, वो लोग बहुत आगे बढ़कर मेरा साथ दे रहे हैं। मैं उनकी दिलाजारी के लिए ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस कांग्रेस को याद दिला रहा हूं कि तुम किस गलतफहमी में जी रहे हो, होश में आओ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो तुम्हारे हालात हो गए ना, एक पे खड़े हो, कहीं ऐसा नहीं कि अगली बार मध्य प्रदेश के अंदर भी नेक पे खड़े हो। और याद रखना, गलत फहमियां बहुत जल्दी दूर कर लो अपनी, नतीजे तुम्हारे सामने आने वाले हैं। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, सॉरी एक बात फिर कंटिन्यू करता हूं, आप देखिए 37 से 38% मुस्लिम वोट है बुरहानपुर में, आपने एक टिकट नहीं दिया, बुरहानपुर तक में टिकट नहीं दिया। ये कौन सा इंसाफ कर रहा हो? और ये क्या दिखाना चाहते हो भैया, क्या दिखाना चाहते हो? दूसरी बात ये, तुम सोचते थे कि नासिर इस्लाम को पटा लेंगे, मना लेंगे, ऐसे मान जाते हैं जब शहर के मसले आते हैं तो। गलत फहमियों में मत जियो, आंखें खोलो, शहर आवाम की बात को पहचानो, फिर आगे बढ़ो। बिल्कुल भाई। जैसे अब जैसे अपन केक से हैं, केक अपना एज अ सिंबल है, तो बेसिकली अपन जो दो मेजर पार्टीज हैं, कांग्रेस एंड बीजेपी के नहीं, तो अभी फॉर एग्जांपल बीजेपी या कांग्रेस किसी की भी गवर्नमेंट बनती है सीएम का, तो अपन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो कैसे लागू कर पाएंगे, उनको मतलब अपने विधानसभा तक कैसे पहुंचा पाएंगे? देखिए, इसके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए, इसके अंदर कनेक्टिविटी होना चाहिए। देखिए, किसी भी पार्टी की स्कीम नहीं होती, सरकार की स्कीम होती है। और सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं तो वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं और दीगर लोगों के भी मुख्यमंत्री हैं। अगर मुझ में अवेयरनेस है, मैं अपनी विधानसभा के अंदर जाकर, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकता हूँ। अगर मेरे सोचने की बात है कि मैं वहाँ पर जाकर ऐसे सवालात, जहाँ पर भी भ्रष्टाचार होता है, जहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी होती है, जहां पर भी योजनाओं को रोका जाता है, जहां के ऊपर भी स्कॉलरशिपों को रोका जाता है, अगर मैं उन आवाज़ों को उठाऊं, मगर शर्त यह है कि मामा यहाँ या ना वहाँ ये ना पूछूं कि अब्बू इसमें क्या करूं, मेरे पास खुद फैसला लेने की सलाहियत होना चाहिए। नहीं तो पता चला विधानसभा में पलट के पूछ रहा है, अब्बू अब क्या करूं। ये नहीं, आपके पास सोच होना चाहिए, आपके पास यकीन होना चाहिए, आपके पास सलाहियत होना चाहिए, आपके पास सवाल होना चाहिए, आपके पास दर्द होना चाहिए, आपके पास मोहब्बत होना चाहिए, आपके पास इस शहर का दर्द पैदा करिए। जब ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं और दर्द इस दिल में है। बेसिकली आप प्रॉपर भोपाली होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन दर्द होना चाहिए शहर के अंदर, जहां तुम बस रहे हो, जहां तुम रह रहे हो, जिसका तुम खून पी रहे हो, उसका दर्द तो ले आओ कम से कम। अगर उसका दर्द भी नहीं रख सकते तो फिर उस शहर के अंदर खोटे सिक्के क्यों उछालते हो? नासिर भाई, दर्द की बात हुई और कहीं ना कहीं कई नेता इस चुनाव में मैंने देखा है, अक्सर मोस्टली चुनाव में कम्युनल चीजें ज्यादा सामने लेके आते हैं वोट लेने के लिए, या आप थोड़ा एक कनेक्शन बनाने के लिए लोगों से। लेकिन जो हमारी बात जो शुरू में हुई आपके विजन को लेके, आपके
क्या प्लान्स हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग मेडिकल फैसिलिटीज, रिगार्डिंग भोपाल, ओल्ड भोपाल, न्यू भोपाल, एवरीथिंग। मुझे ये लगा था या लोगों को भी ये लगा कि कहीं ना कहीं आप भी कम्युनल चीजों को लेके आगे बढ़े। बहुत अच्छा सवाल कर रहे हो, बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप। शुक्रिया। लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। आप अभी मुद्दे जो हैं आपके वो वही है, एजुकेशन, यूथ, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सारी चीजों को लेके। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा यूं है कि मैंने आपको बताया मैंने तालीम कहाँ से हासिल करी, मैंने बताया आपको मैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने बताया मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई। ये सब चीज़ें करने के बाद आपके जहन के अंदर कभी भी फ़िरका परस्ताना मंसूबे नहीं आ सकते, फ़िरका परस्ताना बातें नहीं आ सकती। दूसरी बात यह है कि मेरा दीगर समाजों के अंदर, दीगर धर्मों के अंदर मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है, बहन भाई के रिश्ते हैं, दोस्तों के रिश्ते हैं, बहुत खुलूस के मोहब्बत के रिश्ते हैं। मैं एक चुनाव के पीछे उन रिश्तों को त्याग नहीं कर सकता। मुझे इस शहर में बसना है, मेरे बच्चों को इसी शहर में पढ़ना है। और जो हकीकत से हम आखिर विकास पे क्यों ना लड़ें, हम इस शहर की तबाही को बीच में लाकर क्यों ना बताएं लोगों को। और जो शहर के साथ जो कुछ हुआ है वो सब आप लोगों ने देखा है। मैं वो बेरूपिया नहीं हूँ जो नवासी के अंदर चप्पल पहन लूँ और जब कहूँ कि ये हाथ नहीं हथौड़ा है और ये सब चीज़ें जो बयानात थे, कहाँ गए मियाँ? हरा गुलाल अभी भी ब्लैकमेल करके कहा गया नासिर इस्लाम को टिकट दोगे तो मैं हरा गुलाल उड़ा दूंगा। अरे जनाब, ये पढ़ा लिखों का दौर आ गया है। अब ये जो आपने स्कूल्स बंद कराए हैं, जो एजुकेशन छीनी है यहाँ के नौजवानों से, उसके पीछे मंसूबा आज मैं खोलता हूँ यहाँ पे कि यही है कि लोग पढ़ ना सकें। लोग तो तुम उनको कहीं भी कन्वर्ट कर दो, डाइवर्ट कर दो। आज गंगो जमनी तहजीब की बात करते हो। अरे चप्पलें पहन के 350 एकड़ ज़मीन नहीं होती भाईजान, 5-5, 10-10 बिल्डिंगें, 72 दुकानें, दुनिया की 27 गाड़ियाँ और तमाम वक्फिया संपत्तियों पर कब्जे, और नादरा बस स्टैंड को गोद में लेकर अपने ख़ानदान के नाम क्या तमाशे बचा के रखे हैं। और ये अब आप ये बताइए, ऐसे लोग फ़िरका परस्त हो जाते अपने मकसदों के लिए। मेरा मकसद इस शहर के लिए है, इस शहर की फलाह और बहबूद के लिए है, इस शहर के विकार के लिए है, इस शहर को वापस स्थापित करने के लिए है, इस शहर को एक बेहतरीन, हमारे भोपाल को, मैं उसके लिए कुछ भी करना पड़े, जहाँ तक जाना पड़े, जितनी मेहनत करना पड़े मैं करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि निज़ाम को हम बदल डालूं। फ़कत ये मेरे बस की बात नहीं। उठो चलो मेरे शहर के नौजवानों, ये बात सबकी है, अब मेरे बस की अकेले की बात नहीं। वाह। तो नासिर भाई, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अभी भी पूछेंगे? आपने कहीं ना कहीं उसका जवाब दिया अभी आखिर में, और उसी को मैं चाहूंगा आप कंटिन्यूएशन में एंड करें इस चीज को कि आप फर्ज करिए जीतते हैं और उसके बाद आपका रुझान किस तरफ? अब फर्ज की बात मत करिए, इंशाल्लाह जीतते ही हैं इंशाल्लाह। तो ये सब एक मजमूई तौर के ऊपर आप जैसे पढ़े लिखे नौजवानों के साथ बैठ के, और हमारे जो मोतबर लोग हैं शहर के, वो दीगर मज़हब के हों, दीगर जातियों के हों, सबको बैठ के एक शहर के डेवलपमेंट का प्लान बनाना चाहिए। और वो बनाएंगे, कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पे ट्रैफिक जाम होते हैं, कहाँ पर परेशानियाँ हो रही हैं लोगों को, कहाँ फ्लाईओवर्स जाना चाहिए, उसकी एक डिज़ाइनिंग होना चाहिए। जो स्कूल्स, जो प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, सेकेंडरी, हाई स्कूल्स जो ख़त्म हो गए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वापस कैसे डेवलप किया जा सके, उसमें लड़ झगड़ कर कैसे अच्छे टीचर्स अपॉइंट कराए जा सकें, कैसे उनके अंदर बच्चों के वापस दाखिले हों और कैसे उनको ढंग से मजमूई तौर के ऊपर तैयार किया जा सके, वो एक प्लान होना चाहिए। इसके अलावा जो अस्पताल आज अपनी बदहाली पर रो रहे हैं, आज अपनी बर्बादियों पर रो रहे हैं, उन अस्पतालों के ऊपर ध्यान देकर एक मेडिकल के, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया था, इसके मेडिकल लाइन के अंदर और तमाम उसका उनकी दुरुस्ती की ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों के ऊपर एक चौकीदार जो अगर इस शहर ने बनाया मुझे, तो एक चौकीदार तो वो निकला था, लेकिन ये ईमानदार चौकीदार तुम्हारे शहर की हिफाजत किस तरह करेगा, ये गवाह तुम खुद हो, तुमने देखा है इसको काम करते हुए। और इसके अंदर ज़रूरत है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, इसके अंदर ज़रूरत है कि हर जगह पर अटेंटिव रहा जाए, देखा जाए चीज़ों को। और इसके अलावा मैं तो ये भी कहूँगा कि रोज़गार के साधनों को सरकारी तौर के ऊपर यहाँ लाना अति आवश्यक है। सबसे पहले ज़रूर
ज़रूरी है, सबसे मोस्ट ज़रूरी चीज़ ये है कि आरटीओ का एक सब सेंटर यहाँ है, नगर निगम का एक सब सेंटर यहाँ खोले। इसके अतिरिक्त अदालत तो चली गई थी, लेकिन कुछ दूसरी कुछ विकल्पित व्यवस्था वहाँ पर ऐसा चीज़ें आ सके जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले। और जो वर्कशॉप उठा के ले गए उसी तरह की कोई चीज़ लाके रखी जाए यहाँ पर शहर के अंदर। इसके अलावा कलेक्ट्रेट लेके जा रहा हो तो दे क्या रहा हो वो बताओ, नहीं तो जाने नहीं देंगे, ये बात की जाए। आप खाली पुलिस की छावनी मत बनाओ उत्तर भोपाल को, पुराने शहर को। इसके अंदर रोजगार भी चाहिए इसके अंदर, और इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ थी आज़ाद रहकर लड़ना। शहर की आवाम जो है मोहब्बत से साथ दे रही है, और मुझे उम्मीद है कि फैसले जो हैं बिल्कुल यकीनी तौर के ऊपर इस शहर के विकास की तरफ ही जाकर होंगे। और जब होंगे तो हम सब मिलकर इस शहर की बुनियादों को मजबूत करेंगे, हमारे शहर की पहचान को और हमारे खूबसूरत भोपाल को, जो आधा खूबसूरत हो गया, निगेटिव बन गया, एक तरफ आपने देखा और दूसरी तरफ आपने देखा, उसको मिलाकर एक खूबसूरत चेहरा भोपाल का, जो कि इसकी रिवायत थी, जो कि इसका तमद्दुन था, जो कि इसकी तरतीब थी, जो कि इसकी इसके लिए मैं तो कहूँगा आप जैसे तमाम नौजवानों को साथ आकर इस भोपाल की तकदीर को पलटे। हम आओ, हम सब मिल के चलें और इस भोपाल को मजबूत एक वापस एक वो भोपाल बनाएं जो दुनिया के नक्शे पे जिसकी पहचान थी, और वापस उसकी पहचान को वापस लाएं। यहाँ पे हॉकी की नर्सरी को वापस लाएं, यहाँ पार्क्स हों, यहाँ मल्टीप्लेक्स हों, यहाँ फ्लाईओवर्स हों, ऐसी कुछ कोशिश करें। और देखिए, याद रखिए, जब आपके पास प्लान होते हैं, जब आपके पास आइडियाज़ होते हैं, जब आपके पास कोशिश होती है, मेहनत होती है, और उस सबसे ऊपर नीयत होती है, तो एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि दुआ कीजिए कि अल्लाह और मुझे ताकत अता फरमाए, ताकि मेरी ज़बान मजबूत रहे, ताकि मेरा जहन काम करता रहे, मैं खिदमत के अंदर आगे बढ़ सकूँ और बड़े बड़े अजगरों को पछाड़ कर यहाँ पर आपको एक बेहतरीन किस्म की जीत दिला सकूँ। बिल्कुल भाई, तो ये पॉडकास्ट को अपन यहीं ख़त्म करते हुए एट द एंड जो आपके मतलब उत्तर विधानसभा के वोटर्स हैं, उनसे एक छोटी सी अपील आपकी तरफ से अगर हो जाए तो बस। इस शहर ने कई बार तारीख बदली है, और यकीनी तौर के ऊपर ये शहर आज बहुत हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, क्योंकि ये चुनाव 5 साल का नहीं है, ये अगले 20 साल के डेवलपमेंट को दिखाएगा। शहर ने पिछले 30 साल देखे तबाहियों के और बर्बादियों के। बार बार कह रहा हूँ, आने वाले 20 साल का मुस्तकबिल का फैसला आओ हम मिलकर करें। हमारे बच्चों के हाथ के अंदर कलम होगा कि नहीं होगा, इसका फैसला करें। हमारे नौजवानों के पास रोज़गार होगा कि नहीं होगा, इसका फैसला करना है, और करें हम सब मिल के। हमारी वापस हॉकी की नर्सरी को हम किसी तरह से चालू कर सकें, शुरू कर सकें। हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स को हम वापस जगह दिला सकें। 5,000 रुपये लगते हैं एक मैच खेलने के बावी अली के अंदर, और हाके में वक्त के कान पे जू नहीं रेंगती है। तो ये मैं सारी चीज़ें हैं, इनको मजमूई तौर के ऊपर आपसे इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि एक दफ़ा इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर सोचिए। जब वोट देने निकले तो अपने महल्ले के हालात देखिए, एक दफ़ा बच्चों की तरफ देखिए कि इनके मुस्तकबिल का क्या करने जा रहे हैं, और फिर वोट दीजिए। इंशाअल्लाह यकीन रखिए हम सब मुत्तहिद होकर वोट करेंगे, और नतीजे जब नीयत साफ, कुर्बानी मौजूद, और मेहनत साथ हुई है, तो फिर फैसले भी इंशाअल्लाह आपके हक में आएंगे, और हम सब मिलकर इस भोपाल को वापस बनाएंगे। बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह। तो ये थे नासिर इस्लाम, उत्तर 150 विद केक सिंबल। तो आने वाली 17 तारीख को इलेक्शन, आने वाली 17 तारीख को बेहतरीन ज़्यादा केक का बटन दबाइए और नासिर भाई को पहली फुर्सत में जिताइए। पूरे भोपाल में बटेगा। सुन लिया, केक कटेगा, पूरे भोपाल में बटेगा। पूरे भोपाल में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जो करना है करिए। अल्लाह हाफिज।